एवरीवन, आज हम क्लास 7th हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स का पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि हमने इस चैप्टर के पार्ट नंबर 1 को, जिसमें हमने ये कुछ 4 टॉपिक्स पढ़े थे, उन सभी को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब ये हमारा पार्ट नंबर 2 है जो हमने आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिवाइड किया था। उसके अंदर आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड 5 टॉपिक्स जो हमारे रह गए थे, हम उन्हें पढ़ने वाले हैं और अच्छे से अंडरस्टैंड भी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जो है वॉरफेयर फॉर वेलफेयर। ये हमें बताता है कि जो हमारे पिछले एंशिएंट रूलर्स थे, उन्होंने कैसे लड़ाई करी और उसी से उनका वेलफेयर हुआ। आई होप आप सभी को अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इतना इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, बट जब हम आपको समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वॉरफेयर फॉर वेलफेयर, इसका मतलब होता है कि एंशिएंट टाइम पे जब भी कोई किंग वॉर करता था, यानी कि जो लड़ाई करता था, वो जो लड़ाई करता था तो उसके बाद अगर वो विक्टोरियस रहा तो उसका वेलफेयर भी जरूर होता था, बिकॉज उसके हाथ इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ लग जाती थी, उसके पास उसका जो लैंड का टेरिटरी थी वो भी बढ़ जाती थी, उसी के साथ साथ उसका जो टैक्स का जो सिस्टम था वो भी इसके अंदर आ जाता था, एंड सो ऑन। ये सारे रिसोर्सेज के लिए किंग फाइट करते थे उस टाइम पर, ये तो हमें पता ही है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 3 प्रोमिनेंट डायनेस्टीज गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालास लड़ रहे थे कन्नौज के लिए। पर कन्नौज के लिए ही क्यों? कन्नौज में ऐसा क्या हीरे मोती जड़े हुए थे? बिकॉज जो कन्नौज थी वो सिल्क रूट से कनेक्टेड था। कन्नौज सिल्क रूट से कनेक्टेड था। सिल्क रूट क्या होता है? सिल्क रूट हम अभी आपको समझाने वाले हैं। आपको पता ही होगा, एक एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसे कंट्रोल में रखने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। हमें इन द सेंस कि रूलर्स को रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज क्या होती हैं? लाइक मनी, ट्रेड, टैक्स कलेक्शन एंड टूरिज्म विजिट। ये जो ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि ट्रेड वगैरह, टैक्स, टूरिज्म एक्सेट्रा, इनसे क्या होता है, वो जो किंग होता है उसे मनी मिलती है। मनी एक टाइप का रिसोर्स हुआ, और जब उसके पास मनी होगी तो वो सब कुछ कर सकता है, राइट भी कर सकता है और रॉन्ग चीजें भी कर सकता है, मीन्स उसके पास पावर आ जाती है। और जब ट्रेड होगा, उस एरिया से, पर्टिकुलर एरिया है उससे अगर ट्रेड होगा तो क्या होगा, एक टाइप का पाथ बनेगा जहां पर लोग आएंगे, जाएंगे और ट्रैवल करेंगे। ये जो पाथ है जब ये रेडी होगा तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस रहेगा एक तरीके से। और जो किंग्स थे वो भी यही चाहते थे कि हमारे भी एक ऐसा किंगडम बने जहां पर लोग ट्रेड करें। ठीक है, मतलब आप चीजें लें, दें और चीजें करें जिनसे हमारा जो किंगडम है उसकी ग्रोथ बढ़ जाए। और आज हम इसी चीज को एज कंट्रीज देखते हैं कि जितना ट्रेड होगा उस कंट्री में, जितना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा, उससे क्या होगा, उस कंट्री की जीडीपी और इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। ऐसे ही जो किंगडम्स थे वो भी यही करते थे, वो भी यही चाहते थे कि उसके एरिया पे कोई ऐसा एरिया मिले जो क्या कहते हैं, ट्रेडिंग के लिए बहुत ईजी रहे, वहां पर लोग आते जाते रहे। और कन्नौज एक ऐसा रूट में स्थित था, ऐसे रूट में मिक्स था जो सिल्क रूट था। वो चाइना से फैला और सारे के सारे एशिया, जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके सारे के सारे कंट्रीज में, मोस्टली कंट्रीज में पहुंच गया। और एक जो कंट्री थी हमारी इंडिया थी, जहां पर कन्नौज पर वो जाता था, कन्नौज से। नाउ आई होप आपको सिल्क रूट का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो 3 डायनेस्टीज थी ये कन्नौज के लिए कॉन्फ्लिक्ट में रहती थी। ये जैसे कि 3 डायनेस्टीज थी तो ये 3 पार्टीज भी थी। पार्टीज इन द सेंस वो सेलिब्रेशन वाली पार्टी नहीं, पार्टीज मीन्स ग्रुप्स होते हैं। ये जो ग्रुप्स होते हैं ये पार्टीज, ये जब ये पार्टीज लड़ रही थी हिस्टोरियंस ने इसे एक ऐसा इवेंट दिया जिसका नाम था 3 पार्टी स्ट्रगल। 3 पार्टीज लड़ रही थी, आप इसे अगर तोड़ोगे तो क्या होगा, 3 पार्टी स्ट्रगल। जब 3 पार्टीज स्ट्रगल कर रही थी एक ऐसे एरिया के लिए जो ट्रेड में बिल्कुल रिच था, ट्रेड के लिए बिल्कुल ही एप्रोप्रिएट था, वो कहलाई 3 पार्टी स्ट्रगल। Many Afghan and foreign invader took this opportunity as the 3 prime kingdoms were busy in fight. They entered through the coastal parts of the Gujarat. देखिए दोस्तों, क्या हुआ था उस टाइम पर कि जब वो 3 डायनेस्टीज
वो क्या थी, बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टीज थी, कोई छोटे से बच्चे की तरह तो थी नहीं। जब वो तीनों के तीनों ही बहुत बड़े बड़े किंगडम्स लड़ रही थी, तो उसका जो फायदा था वो अफगान इन्वेडर्स ने उठाया। अफगान इन्वेडर्स मीन्स जो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, जो हमारे वेस्ट में रहते थे, हमारे एशिया के वेस्ट में थोड़ा सा रहते थे। सो ये जो अफगान इन्वेडर्स थे, ये प्रोमिनेंटली आप कह सकते हो अफगानिस्तान और उसके लेफ्ट में रहते थे ईरानियन रूलर्स थे। सो इन्होंने क्या करा कि जैसे तीनों के तीनों एक साथ लड़ ही रहे थे, घर के लोग लड़ रहे थे, तो बाहर के लोगों ने झांकना शुरू कर दिया। वैसे ही अफगान इन्वेडर्स थे, इन्होंने क्या किया, गुजरात के जो समुद्री कोस्टल पार्ट्स हैं वहां से आ गए। सो इन्होंने क्या किया, ये कुछ भी नहीं फॉलो करते थे, कोई किसी भी प्रकार के रूल्स फॉलो नहीं करते थे, रेगुलेशन फॉलो नहीं करते थे, कोई टैक्स वैक्स उनके किंगडम में इतनी अच्छी तरीके से नहीं था। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए और यहीं से इन्होंने सारी चीज़ों को एडमायर किया। सो ऐसा ही एक अफगान फॉलोअर इन्वेडर था जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद गजनी या महमूद ऑफ गजनी। इसने क्या किया, हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया को हर साल आता था और हर साल इसने क्या किया, हमारे गुजरात में एक बहुत ही प्रॉस्परस टेम्पल था जिसका नाम था सोमनाथ। इसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ वेल्थ रखी हुई थी, गोल्ड रखा हुआ था, सिल्वर रखा हुआ था। जो हमारे भारत आप कह सकते हो सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, उसको इसने बिल्कुल बंजर बना दिया एक तरीके से कह सकते हो। और आगे हम देखेंगे कि ऐसे ही इन्वेडर्स का इन्वेड बहुत रहा हमारे सब कॉन्टिनेंट में। ये झांकते इसीलिए थे क्योंकि यहाँ पर बहुत पैसा था, इमेंस वेल्थ थी। यहाँ के घर के लोग ही इतना लड़ते थे, तो बाहर के लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा ताका झाकी करते थे। सो आप समझ सकते हो कि एक ऐसी ही अफगान फॉरेन इन्वेडर था मोहम्मद गजनी। इसने क्या किया, 11th सेंचुरी के 12th सेंचुरी के आसपास आया, लेट 12th सेंचुरी। आप देखोगे कि अभी एक रूलर है पृथ्वीराज थर्ड, इन्होंने इससे फाइट करी थी। तो जब ये मोहम्मद आया यहाँ पर, तो इसने क्या किया, सबसे पहले एक टेस्ट लिया कि यहाँ के लोग किस प्रकार के हैं। सो ये टेस्ट लेने के लिए यहाँ पर अल बिरूनी नाम के एक स्कॉलर को यहाँ छोड़ा, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था अल बिरूनी। इसने क्या किया, अकाउंट्स लिखे, मतलब जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, इनके जो किंग्स थे, इन पे क्या करा, इसने अपनी एक बायोग्राफी बनाई उनके बारे में। ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी बनाई उनके बारे में, खुद से इसने बनाई। और किस में बनाई होगी इसने, टर्किश लैंग्वेज में या फिर कोई मुस्लिम लैंग्वेज जैसे कि उर्दू वगैरह में, जो उस टाइम पे प्रोमिनेंट होगी। तो इसने क्या किया, जो चौहान, ऐसी एक चौहान रूलर थे पृथ्वीराज थर्ड, इनके ऊपर इसने क्या किया, बायोग्राफी बनाई। अपने रूलर जो इसका सुल्तान मोहम्मद था, इसको इसने बहुत सारी मतलब बायोग्राफीज बना के इसे हेल्प किया कि सब कॉन्टिनेंट में है क्या, आप आइए और देखिए क्या है यहाँ। और इसे हेल्प किया कि मतलब जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो उससे हमें हेल्प मिलती है। सो जो बुक जो बनाता है वो हमें हेल्प करता है एक तरीके से। वैसे ही अल बिरूनी ने मोहम्मद को हेल्प किया और उसे बताया कि यहाँ पर इस सब कॉन्टिनेंट में चल क्या रहा है। उस टाइम पे चाहमना डायनेस्टी आ गई थी। आप देखते हो कि ये जो गुर्जर प्रतिहारा किंगडम है, इसकी जगह चौहान डायनेस्टी आ जाती है अजमेर की तरफ। टाइम बीतता गया, चाहमना, चालुक्यास और गहंडवालनास यहाँ पर आ गए थे। इंस्टेड ऑफ राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहारास एंड पालास, इनकी जगह 3 अदर डायनेस्टीज आ गई जिन्होंने रूल किया था। सो जैसे ये चौहान्स आ गए थे, चाहमनास, इन्होंने क्या किया था, ये दिल्ली के और अजमेर इन राजस्थान, इसके आसपास ही रूल करते थे। इन्होंने क्या किया, दिल्ली पर अपना बहुत ही मतलब आप कह सकते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्होंने अपना रूल कर लिया था। ये देखकर क्या किया, मोहम्मद ने क्या किया, उनसे लड़ाई करी। जैसे कि हमें पता ही है कि जो चाहमनाज हैं वो चालुक्यास के साथ लड़ाई करते थे। जो चाहमनाज और चालुक्यास की लगभग एक तरीके की ही पावर थी। जो चालुक्यास थे वो उस टाइम पर क्या हुआ, वो राष्ट्रकूटास के तरफ में आ गए थे। हम देखते हैं कि जो राष्ट्रकूटास हैं वो चालुक्यास को ओवरथ्रो कर देते हैं। उसी के साथ साथ जो चाहमनाज हैं वो चालुक्य के साथ लड़ने लग जाते हैं, एज यूजुअल लाइक गुर्जर प्रतिहारास राष्ट्रकूटास के साथ लड़ते थे। चालुक्यास गुजरात से नीचे और महाराष्ट्र के आसपास के रीजन में रूल करते थे। और जो ये गहंडवालनास थे वेस्टर्न यूपी के, यहाँ पर पहले पालास पड़ता था, पाला किंगडम था उसके पास में। सो ये वहां पर रूल करते थे। पृथ्वीराज थर्ड एक बहुत ही पॉपुलर रूलर थे, चौहान रूलर थे चाहमना डायनेस्टी के। ये इन्होंने रूल किया अराउंड लेट 12th सेंचुरी। ये बहुत ही ज़्यादा एक एफिशिएंट रूलर थे। इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा बढ़ाया और घोरी को इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन यानी कि तारेन के फर्स्ट वॉर में इन्होंने 1191 में इन्हें हरा दिया। और इसके बाद जो घोरी ने एक तरीके से आप कह सकते हो कि
छूटने की भीख मांगी थी और पृथ्वीराज थर्ड ने इन्हें छोड़ दिया था। दोबारा से घोरी आया, उसने सेकंड अटेम्प्ट किया। सेकंड बैटल ऑफ तरायन हुई कब? 1 साल बाद 1192 में, और चीटिंग से घोरी ने हरा दिया पृथ्वीराज थर्ड को। कैसे चीटिंग? इन द सेंस, क्योंकि ये जो घोरी था ये किसी भी प्रकार के रूल्स को फॉलो बिल्कुल नहीं करता था। जैसे कि ये जो हमारे चौहान रूलर्स थे बहुत ज्यादा ब्रेव थे। कैसे? क्योंकि इनका कुछ रूल्स जैसे रेगुलेशन थे, जैसे कि ये सूर्यास्त मीन्स सनसेट के बाद ये फाइट नहीं करते थे, उसी के साथ साथ ये निहत्थे पे वार नहीं करते थे। ऐसी ही बहुत सारी वीर गाथाएं हैं इनके बारे में। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्लोजर लुक एट द चोलास। पिछले पार्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन के साथ पार्ट एंड करा था। वो क्वेश्चन था कि इनबैंकमेंट्स क्या होते हैं। इनबैंकमेंट्स एक प्रकार का सिस्टम होता है जो हम आगे आपको बताने वाले हैं, प्लीज वेट। सो जो चोलास थे, चोलास भी एक डायनेस्टी है, घबराइए मत इस नाम से। चोला एक बहुत ही बड़ी डायनेस्टी थी, बहुत ही एफिशिएंट डायनेस्टी थी लाइक द चाहमनाज। बट डिफरेंस ये था कि इन्होंने रूल कहाँ करा था? इन्होंने साउथ में रूल किया था। आप यहाँ देख सकते हो ये चोला का जो चोला किंगडम है उसका ये रूल एरिया है। यहाँ पर ये फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर है। उसके बाद भी हम आपको दिखाएंगे कि चोला कितना ज्यादा इफिशियंट रहा अपने रूल में। देखिए, एक बहुत ही छोटी फैमिली थी मुत्तरैयर। आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, मैं ऐसे नहीं बताने वाला हूँ। हमारा चैनल है मेक इट इजी, जो आपको सारी चीजें इजी करके बताता है। सबसे पहले देख सकते हैं आप मैप, जिसमें क्या था, एक टाइप की फैमिली थी मुत्तरैयर फैमिली, जिसने कावेरी डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जहां पर रिवर सी में जाने से पहले कुछ अपनी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सो ये जो पार्ट्स थे, ऐसे ही एक रिवर थी जिसका नाम था कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा के पास में ये देख सकते हो आप कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के पास में जो डेल्टा पड़ता है, आप ये देख सकते हो छोटा सा रीजन जो है। यहाँ पर जो मुत्तरैयर फैमिली थी, एक चीफली फैमिली थी, सबॉर्डिनेट्स थे चालुक्यास के, यहाँ पर ये रहते थे, यहाँ पर इनका रूल एरिया था। सो ये जो एक मुत्तरैयर फैमिली थी, इसने कावेरी डेल्टा पर अपना बहुत बड़ा सिकंज, मतलब आप कह सकते हो पावर जमा रखी थी। इन्होंने क्या किया था? ये सबॉर्डिनेट्स थे किसके? पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम। अब कांचीपुरम के पल्लवा किंग्स थे, इनके सबॉर्डिनेट्स थे कौन? Muttarayyar family. Vijayalaya, who belonged to ancient chiefly family of Cholas from Oriyar. He captured Delta from Muttarayyar family in the middle of 19th century. देख सकते हैं आप यहाँ पर इस मैप में कि ये मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उरियूर। यहाँ ये एक ऐसा रीजन था जो आप कह सकते हो वो एक एंशियंट चीफली फैमिली थी चोलास की, और उनके जो फाउंडर हैं विजयालया। आप कह सकते हैं चोला के जो फादर हैं, चोला डायनेस्टी के फादर, फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी ही इज द विजयालया। विजयालया क्या थे? उरियूर। जो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा डॉट है, यहाँ पर ये सबॉर्डिनेट्स थे किसके? पल्लवा किंग्स के, पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। इनके क्या कहते हैं, विजयालया की फैमिली जो चोला चीफली फैमिली थी वो भी सबॉर्डिनेट्स थे, प्लस कौन थे? मुत्तरैयर फैमिली। सो ये सबॉर्डिनेट्स मैंने आपको पिछले चैप्टर में अच्छे से समझा दिया है। नहीं समझ आया है तो आप देख सकते हो वो चैप्टर अच्छे से, उसकी वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। जब विजयालय ने मुत्तरैयर फैमिली से उसका डेल्टा छीन लिया तो उसे बहुत बड़ा हाथ उसने मारा डेल्टा पर। कैसे? क्योंकि डेल्टा क्या है? बहुत ही प्रॉस्परस रीजन है जहां पर लोगों की ट्रेडिंग होती है, प्लस ट्रेडिंग तो होती है, सी है, यहाँ से देख सकते हो आप बहुत अरब कंट्रीज के, और जो आप कह सकते हो हमारे ईस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे फिलीपींस वगैरह जो उस टाइम पे नीचे थे। सो उससे क्या कहते हैं, ट्रेडर्स यहाँ पर आए, उन्होंने ट्रेडिंग की। उसी के साथ साथ ये डेल्टा है ना, सो यहाँ डेल्टा में राइस के जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। सो ये जो राइस का प्रोडक्शन था ये वहां पर बहुत ज्यादा हाई रहा, जिससे इनको एक प्लस पॉइंट तो मिल ही गया। इन्होंने इसीलिए हथियाया क्योंकि वहां पर उस टाइम पर इन्हें बहुत ज्यादा रिसोर्सेस मिल जाती थी। इन्होंने मुत्तरैयर फैमिली से कावेरी डेल्टा बनाया, छीन लिया, और गंगईकोंडा चोलापुरम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसे याद करके रखिएगा, अभी हम आपको बताएंगे। और ये जो थंजावुर है, इसमें जो विजयालय की फैमिली है, जब उसने डेल्टा पे कैप्चर कर लिया तो उसने क्या किया कि जो थंजावुर का जो एरिया है उसमें एक निशुम्भशुदिनी, उनके एक गॉडेस थी, बहुत ही प्रोमिनेंट गॉडेस है निशुम्भशुदिनी, उनके लिए एक टेम्पल बनवाया वहां पर। सो उनकी गॉड है, सो उनकी मान्यता होगी एक तरीके से। सो उस मान्यता को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी गॉडेस थी जिनका नाम था गॉडेस निशुम्भशुदिनी, उनके लिए वहां पर एक टेम्पल बनाया अपनी गॉडेस के लिए। सो जो विजयालय के सक्सेसर्स थे, उनके जो बेटे थे
उनके सक्सेसर्स जो उनके बाद किंग आए, उन्होंने क्या किया, नेबर के जो एरियाज हैं, आसपास के पड़ोसी जो एरियाज हैं, उन पर उन्होंने अपने बहुत अच्छी तरीके से पावर जमा ली। और पावर जब जमा ली तो उनको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो उनके एम्बिशंस बढ़ गए और उन्होंने ऐसे ही पांड्या और पल्लवा टेरिटरीज भी खींच ली। कैसे, जो साउथ और नॉर्थ में जो पांड्यास और पल्लवा किंगडम की टेरिटरी थी वो विजयालय ने आराम से बिल्कुल दबोच ली। आप यहाँ देख सकते हो कि कुछ इधर पर पल्लवा किंगडम की टेरिटरीज थी और यहाँ पांड्या किंगडम की। ये मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ, ये आप चेक कर सकते हो। कुछ यहाँ पर थी पल्लवा और पांड्या किंगडम्स की टेरिटरीज। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जब ये यहाँ से उरियूर से उठे तो इन्होंने इन दोनों एरिया को लेकर प्लस अपना एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया। इस एक्सपेंशन से क्या हुआ, इस एक्सपेंशन से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ। आगे हम देखेंगे कि उन्हें प्रॉफिट किस तरीके से हुआ। तो आपको पता तो चल गया होगा कि उन्होंने ये जो एक्सपेंशन किया ये ओनली फॉर रिसोर्सेज के लिए किया। रिसोर्सेज मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, अगर नहीं करा है आपने, आपको नहीं समझ आया है तो आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हो। इन्होंने सिर्फ रिसोर्सेज के लिए किया और अपने नाम बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन किया था। Raja Raja I, considered the most powerful Chola ruler, became king in 985 and expanded control and power over most of these areas. अब देखिए क्या हुआ, विजयालय बहुत देर तक का नहीं रहे, उनके बाद उनके सक्सेसर्स आए। उनके सक्सेसर जैसे आदित्यवन और क्या कहते हैं, ऐसे कर करके राजा राजा वन आ गए। राजा राजा वन 985 सेंचुरी में अपना रूल स्टार्ट किया था, एस्टैब्लिश हुए थे 985 सेंचुरी में। उसके बाद जब वो 985 में हुए तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पांड्या और पल्लवा किंगडम थे, यहाँ पर उनका जो रूल था ही था। बट राजा राजा वन बहुत ही पावरफुल रूलर थे। मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द चोला डायनेस्टी वॉज राजा राजा वन एंड राजेंद्र वन, जो उनके बेटे हम आगे देखेंगे। उन्होंने अपने इस एम्पायर को इतने साइज तक का ले गए, मीन्स उन्होंने चादर में अपने पैर नहीं फैलाए, मतलब और चादरों में भी अपने पैर फैलाए। आप ये कह सकते हो, इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। जो पुराना घटिया सा एडमिनिस्ट्रेशन रहा उस टाइम का, उसे उन्होंने नया पॉलिश किया उसे अच्छी तरीके से। और उस पॉलिशिंग करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने एक अलग तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन निकाला। राजा राजा के सन थे राजेंद्र वन, उन्होंने क्या किया, उन्हीं की पॉलिसीज, एक्सपेंशन की पॉलिसीज को कंटिन्यू किया। और जो गंगा वैली थी, गैंजेटिक वैली आप यहाँ देख सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कहाँ तक का रूल किया। यहाँ गैंजेटिक वैली पड़ती है बंगाल के आसपास। सो उन्होंने क्या किया, वहां तक का अपने एम्पायर को इधर तक का बढ़ा गए, ठीक है। और नीचे साउथ, मतलब आप कह सकते हो साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज तक का भी उन्होंने अपना पकड़ बना लिया। अभी आप चिंता मत करो, हम आपको उनकी टेरिटरीज भी दिखाएंगे। उन्होंने क्या किया, श्रीलंका, ये देख सकते हो इसके जस्ट नीचे, ये है राजा राजा वन का एरिया। उन्होंने अपने फादर की इच्छा, उनके फादर की इच्छा थी कि श्रीलंका को कैप्चर करें। उन्होंने अपने फादर की इच्छा को पूरा किया और उन्हें खुश कर दिया। श्रीलंका के साथ आप ये देख सकते हो मैप जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये आप ये जो ग्रे वाली जो टेरिटरी है, ये राजा राजा वन की टेरिटरीज हैं। उन्होंने जो उनके बेटे थे राजेंद्र वन, उन्होंने कुछ ये टेरिटरीज को कैप्चर कर रखा था जहां पर चोला की इन्फ्लुएंस थी, बहुत ज्यादा पावरफुल थे चोला रूलर। ये देखिए, ये साउथ में थे। इन्होंने अपनी पावर इतने लंबे टाइम तक इसीलिए कर रखी थी क्योंकि देखिए आप, जो नॉर्थ के बेचारे लोग हैं वहां से क्या होता था, ये आप देख सकते हो कि यहाँ से इन्वेट करते थे लोग। ये बहुत ज्यादा बेचारे मार खाते रहे जो आर्यंस थे ऊपर की तरफ को। जो ये द्रविडियंस थे नीचे के, इन्हें कोई टेंशन नहीं होती थी, मतलब इतनी तरीके से टेंशन नहीं होती क्योंकि यहाँ तो पूरा सी है, ठीक है। सो इन्हें कोई बाहर का मारने नहीं आता था। पर जो आर्यंस थे ऊपर के जो लोग थे, उन्हें बहुत ज्यादा मार खानी पड़ती थी उस टाइम पर। तो नीचे तो शांति से रहे, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आगे देखने वाले हैं हम, जो चोलास हैं उनके स्प्लेंडेड टेम्पल्स और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। ये इस टॉपिक का सब टॉपिक है। जैसे हमने पढ़ा कि जो थंजावुर है, थंजावुर और गंगईकोंडा चोलापुरम, उसमें क्या किया, राजा राजा वन और राजेंद्र वन ने बहुत ही मार्वलस आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स बनवाए। थंजावुर में जो आप कह सकते हो विजयालय वन थे, जो फादर थे चोला डायनेस्टी के, उन्होंने क्या किया, निशुम्भ मसुदिनी के लिए एक टेम्पल बनवाया। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। निशुम्भ मसुदिनी के लिए टेम्पल बनाया, बस एक ही नहीं, अनेक टेम्पल बनवाए। उन्होंने उनकी बहुत अच्छी तरीके से पूजा की और उनके लिए बहुत आदर सम्मान भी किया, आप कह सकते हो ऐसे। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स। क्या हुआ कि चोला टेम्पल है
जैसे ये एक टेम्पल है फॉर एग्जाम्पल, इसके आसपास क्या हुआ है, श्रवणार्थी आप कह सकते हो कि जो लोग यहाँ पर रहते थे, जैसे ब्राह्मण्स यहाँ पर पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं ना, तो ये जो ब्राह्मण्स हैं ये यहाँ पर जब वर्शिप करने आते थे तो ये टेम्पल्स के आसपास ही रुक जाते थे। सो ये जो टेम्पल्स के आसपास रुकते थे तो एक ब्राह्मण ही नहीं, उनकी ज़रूरत के हिसाब से कई ट्रेडर्स, मर्चेंट्स वहाँ पर रुकना शुरू कर दिए। ऐसे ही जो चोला टेम्पल्स हैं वो न्यूक्लियाई बन गए सेटलमेंट्स के। सो नाउ आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। So the production of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. Priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. are some of the people who live nearby the temples. In other words, temples were not only a place of worship, they were the hub of economic, social and cultural life of as well. So क्या हुआ कि ये एक न्यूक्लियाई ही नहीं थे, बट ये क्या करते थे, जो टेम्पल्स थे इसमें लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी करते थे। ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एक बहुत ही कॉमन लोग हैं जो वहाँ पर ऐसी गतिविधि करते थे। सो ये जो लोग थे ये यहाँ की आप कह सकते हो एक तरीके से वहाँ की इकोनॉमिक चीज़ों को बहुत हाई ले जाते थे। ट्रेड का जो वहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो रिलेशन था वो बहुत ही हाई रहा। Among the crafts associated with temples, the making of bronze image was the most distinctive. So आपको हमने अभी बता दिया है कि जो टेम्पल्स थे वहाँ पर जो लोग थे वहाँ पर उन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार की क्राफ्ट्स बनवाई। सो टेम्पल्स में ही क्राफ्ट नहीं बनवाई बट वहाँ पर ब्रॉन्ज टाइप की इमेजेस भी बनवाई। ब्रॉन्ज से जड़े हुए गॉडेस निशुम्भशुदिनी का एक बहुत ही मार्वलस स्कल्पचर है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसीडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। सो देखिए जो चोला इमेजेस हैं ये इतनी पॉपुलर कैसे हुई, क्योंकि ये जो चोला आप कह सकते हो इमेजेस थी ये बहुत ही बारीकी से बनाई जाती थी, बहुत ही सावधानी से बनाई जाती थी। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज, सम इमेजेस वर ऑफ डिवोटीज एज वेल। भगवान देवताओं की पूजा करते थे ये लोग। सो उन्हीं के लिए स्कल्पचर्स बनवाए, जैसे आप देख सकते हो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स है बहुत अच्छी तरीके से बनवाए थे चोलास ने, और ये एक उनकी गॉडेस या गॉड का है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेम्पल कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, मीन्स उनका आर्किटेक्चर तो बिल्कुल मार्वलस था। सो नाउ सब टॉपिक है, सेकंड सब टॉपिक है चोलास का, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। मैनी ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन इरिगेशन। Notice the river Kaveri branches into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. देखिए दोस्तों इस वाले पैरा में हम बेसिकली आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताएंगे। चोला में एग्रीकल्चर कैसे रहा। सो ये जो एग्रीकल्चर है यानी कि खेती है यहाँ चोलास में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रही। क्यों? क्योंकि जो कावेरी थी, डेल्टा पूरा कावेरी का वो इनके पास ही था, कावेरी डेल्टा था, तो यहाँ पर मिनरल्स की जो बिल्कुल आप कह सकते हो परसेंटेज यह हाईएस्ट रही पूरे चोला एम्पायर में। कावेरी डेल्टा के पास जितनी भी क्रॉप्स ग्रो करी वो बिल्कुल आप कह सकते हो बिल्कुल रिचेस्ट क्वालिटी की थी। सो ये क्या हुआ कि जो कावेरी है वो डेल्टा बनाती है और बाद में बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी होती है। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स। Water from the channel also provides the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. अब देखिए दोस्तों ये जो कावेरी डेल्टा था ये ज़रूरी नहीं कि मतलब सिर्फ क्रॉप्स के लिए ही इम्पोर्टेंट था, क्रॉप्स उसके ऊपर नहीं बनती थी, बट जो रिवर्स थी उससे छोटे छोटे टाइप के ट्यूब चैनल्स से पानी लिया जाता था और राइस की कल्टीवेशन पॉसिबल इसी तरीके से हुई। ऑल्दो कल्टीवेशन हैज़ डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इट वॉज only from 5th or 6th century that this area was open for large scale cultivation. Forest had to be cleared in some regions, land had to be leveled in other areas, etc etc. So forest को काटा गया, land को बराबर किया गया, किसके लिए? सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए। और डेल्टा रीजन में एम्बैंकमेंट्स बनवाए गए थे। अब मैं आपको एम्बैंकमेंट्स बताने वाला हूँ क्या है। देखिए डेल्टा में क्या होता था, डिफरेंट टाइप के कैनाल्स बनाए जाते थे, डिफरेंट टाइप के ट्यूब्स बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि अगर ट्यूब्स नहीं बनेगा तो रिवर कभी भी जब उफान पे होगी, बहुत ही हाई लेवल पे होगी, तो ये क्या कर सकती है? फ्लड कॉज कर सकती है। ये फ्लड कॉज करेगी तो उनकी जो क्रॉप्स हैं उसका बहुत बड़ा लॉस होगा उन्हें। सो ये जो एम्बैंकमेंट्स हैं, कैनाल्स हैं, ये उन्हें बनाने बहुत ज़रूरी रहते थे, इंपॉर्टेंट रहते थे उन लोगों को, स्पेशली जो उस एरिया को गवर्न करते थे। सो उन्हें बनाया गया क्योंकि वाटर ओवरफ्लो ना हो। अब थर्ड जो मतलब सेकंड टॉपिक है हमारा यही
एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये देख सकते हो आप, ये है इमेज कावेरी रिवर की। ये यहाँ पर ड्रेन होने से पहले, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने से पहले ये सेवरल ब्रांचेस में ये डिस्टिंग्रेट हो जाती है। रिवर सच एज कावेरी, कृष्ण, पेनर रिवर एक्सेट्रा। सो ये सारी रिवर्स हैं जो उनको एग्रीकल्चर और इरिगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती थी। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई, एग्रीकल्चर मतलब खेती। अब देखिए, एग्रीकल्चर इज आप कह सकते हो एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये हमें फूड प्रोवाइड करता है। इरिगेशन से ही एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है। जब आप पानी दोगे किसी फसल को तभी एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू क्रॉप वाटर टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल तरीके से भी ये वाटर करते थे। कैसे? ड्रिप इरिगेशन का जो मेथड है उससे ये लोग बहुत अच्छी तरीके से उन्हें हेल्प करते थे। और इरिगेशन के अलग अलग टाइप के मेथड्स उभर कर आए इस एरिया में। सम एरियाज वेल्स वर डग, in other places huge tanks were constructed to collect rain water। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस तरीके से इन्होंने वाटर का कंजर्वेशन किया। इरिगेशन भी रिक्वायर्ड था प्लानिंग। इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज। अब देखिए, इसके लिए एक बहुत स्किल्ड और ऑर्गेनाइज लेबर चाहिए थी। इसकी मेंटेनेंस के लिए भी वर्कर्स चाहिए थे। अब इन्होंने क्या किया? मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज द पीपल लिविंग इन द विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज। इन्होंने खुद से अपने मन से ही एक्टिव इंटरेस्ट जगाया अपने अंदर और क्या किया? इरिगेशन में अपना मन लगाया। अब थर्ड सब टॉपिक है, लास्ट सब टॉपिक है इस टॉपिक का, चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब देखिए, जो चोला स्टेट थी वो उस टाइम पर डिफरेंट टाइप के आप कह सकते हो एरियाज में डिस्टिंग्रेटेड थी। आप समझ सकते हो कि अभी हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आप देख सकते हो कि ब्लॉक्स हैं, तालुकाज हैं, उसके अंदर क्या है? हमारी ग्राम पंचायत लगती है। बहुत अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कंट्री इंडिया का। उसी तरीके से ही चोला स्टेट के सब टॉपिक्स कह रहा हूँ, 2 सब डिविजन्स थे जो थे नाडूज और उर्स। चोला स्टेट बहुत बड़ी थी, उसके अंदर छोटे छोटे नाडूज थे, उसके अंदर बहुत ही छोटे उर्स थे। आप उर्स को एज कंसिडर कर सकते हो ग्राम पंचायत, नाडूज को कंसिडर कर सकते हो एज डिस्ट्रिक्ट एंड चोला स्टेट को आप कर सकते हो एक एज अ स्टेट। मॉडर्न डे कंपैरिजन में आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। सो ये जो सेटलमेंट था पेजेंट्स का, पेजेंट्स कौन होते हैं? जो नॉर्मल पीपल होते हैं, नोन एज उर। जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो कहाँ रहने लगे? उर में। इट बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडूज। अब ये जो उर्स हैं यहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे, और जो कॉमन पीपल हैं इनके ही बहुत मतलब ये जो कॉमन पीपल हैं उनके ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और उस ग्रुप का एक ग्रुप हुआ नाडू। सो द विलेज काउंसिल एंड नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। रिच पेजेंट्स ऑफ वेलर कास्ट मैंने आपको बताई है, जो बहुत ही मतलब आप कह सकते हो लैंड लॉर्ड्स होते थे उस टाइम पर। ये बहुत ही बड़ी कास्ट थी उस टाइम के हिसाब से। सो एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडूज अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। इन्होंने क्या किया? डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइजेस, मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं, इन्होंने डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज को कंफर्म किया, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंडलॉर्ड titles like Munduvelna, a velen of a peasant serving 3 kings, Arya, a chief, etc. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम, ये हमारा लास्ट स्लाइड है इस टॉपिक का। सो अभी तक का हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के लोग आए हमारे सब कॉन्टिनेंट में। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण सेटलमेंट्स हुए कावेरी डेल्टा के आसपास। ये जो ब्राह्मण थे इन्हें एक स्पेशल टाइप की लैंड दी जाती थी जिसका नाम था ब्राह्मण दया या ब्रह्मदया। सो ये जो ब्रह्मदया इन्हें दी जाती थी, किंग के द्वारा दी जाती थी, और ये कावेरी डेल्टा के पास में सिचुएटेड रहे। एसोसिएटेड ऑफ ट्रेडर नोन एज नागमर्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। सो देखिए, ट्रेडर्स के भी ग्रुप बने, उनके जो मुख्य आप कह सकते हो मतलब उनके जो हेड हुए, उन्होंने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जैसे कि उनका जो आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन किया, उनको गाइड करा ट्रेडर्स को कि किस तरीके से उन्हें क्या करना है। देखिए, एक इंस्क्रिप्शन है जो चिंगपुर डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु का मिला है, जिसमें बोला गया है कि जो चोला डायनेस्टी थी उसकी सभा किस प्रकार से लगती थी। सभा इन द सेंस ऑफ मीटिंग किस प्रकार से लगती थी, कैसे वहां के लोग मीट होते थे, कलेक्ट होते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
सो एक और पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, कि ये जो चोला किंगडम था ये क्या करता था, इसके अंदर जितने भी मतलब इनके गवर्नर्स रहते थे, उनके अंदर जो इनके लोग रहते थे वो बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटेड थे। मीन्स उनके अंदर जो लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज थी, आप कह सकते हो एक तरीके से बहुत नॉलेज थी उन्हें। वो क्या करते थे, अच्छे अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर होते थे, उनकी सभा लगती थी, मीटिंग लगती थी लोगों की, और एक कैडेट वहां पर इलेक्टेड रहता था। क्या होता था कि बहुत सारे जो लोग होते थे वो इकट्ठा होते थे, वहां पर एक छोटा सा बच्चा बुलाया जाता था, जो भी मतलब आप कह सकते हो जो इलेक्ट होने के लिए, मतलब जो आप कह सकते हो जैसे आजकल नेता इलेक्ट होते हैं, वैसे ही नेता बनने के लिए लोग क्या करते थे, वहां आते थे, गैदर होते थे। एक छोटा सा बच्चा होता था जिसकी आंख में पट्टी बांधी जाती थी कुछ इस प्रकार से। सो इससे क्या होता था, वो बच्चा एक मटके में से लोगों के चिट मतलब जो चिट बनाई जाती थी कि कौन कौन करेगा, ऐसे जैसे आजकल कमेटीज होती हैं लोकली। सो क्या होता था, वहां पर जितने लोग बनना चाहते थे, नेता बनना चाहते थे, उनके नाम लिखे जाते थे एक चिट पे और उसे पॉट में डाल दिया जाता था। वो बच्चा जिसकी आंख बंद करी जाती थी वो वहां से चिट को निकालेगा और जिसका नाम लिखा होगा वो वहां पर वो लीडर बन जाएगा। सो अभी हमने देखा कि ब्राह्मण्स को जो लैंड दी जाती थी वो ब्रह्मदेया थी। वैसे ही अब हम देखने जा रहे हैं कि जो लैंड जो डिफरेंट टाइप के पीपल को दी जाती थी उस टाइम पर वो कौन कौन सी थी। देखिए ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। चोला इंस्क्रिप्शन में कुछ सेवरल टाइप की लैंड्स मेंशन की गई हैं, जैसे वेलन वागी जो लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पेजेंट प्रॉपर्टीयर्स। इसका मीनिंग क्या होता है, वेलन वागी एक उस प्रकार की लैंड होती है, लैंड का नाम होता है जो उन लोगों को दी जाती है जो ब्राह्मण नहीं है या फिर क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं उस टाइम पर। सो उन लोगों को क्या दिए जाती थी, जो नॉर्मल पीपल होते थे लाइक क्षत्रिय उस टाइम पर, वैश्य, शूद्र एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट लैंड है ब्रह्मदेया। ब्रह्मदेया उन लोगों को दी जाती थी, उन ब्राह्मण्स को दी जाती थी स्पेशली, जो किंग्स के द्वारा मतलब जैसे किंग्स के लिए प्रशस्ति लिखते थे ब्राह्मण, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। ब्राह्मण्स को किंग खुश करने के लिए क्या देते थे, लैंड देते थे, और जब लैंड देते थे तो उनको जो लैंड दी जाती थी वो ब्रह्मदेया थी। शाला भोगा लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल। पाठशाला हिंदी में हम कहते हैं स्कूल को। सो शाला, यहाँ पर शाला लिया गया है पाठशाला से। शाला भोगा मीन्स ऐसी लैंड जो स्कूल के पर्पस के लिए दी जाती थी, एजुकेशन पर्पस के लिए दी जाती थी। देवदना और त्रियु नामक का कुन्नानी, ऐसे ही कुछ नाम लिखा है यहाँ पर। ये ऐसी लैंड है जो टेम्पल्स बनवाने के लिए दी जाती थी। और जो लास्ट टाइप की लैंड है वो उन लोगों को दी जाती थी जो जैन लोग हैं और जो जैन टाइप के इंस्टीट्यूट्स बनवाना चाहते हैं अब उस एरिया में। लास्ट टॉपिक है हमारा इंस्क्रिप्शन एंड टैक्सेस। अब देखिए दोस्तों, उस टाइम पर क्या होता था, डिफरेंट टाइप के इंस्क्रिप्शंस लिखते थे लोग। इंस्क्रिप्शंस इन द सेंस इंस्क्राइब करते थे, जैसे कि रॉक्स होते हैं उन पर लोग क्या करते थे, चित्रकारी बनाते थे, या केव्स के अंदर जो हमें चित्रकारी दिखती है वो इंस्क्रिप्शन होते हैं। हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा, द उत्तमेर रूल इंस्क्रिप्शन ले डाउन ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड विच फ्रॉम विच द रेवेन्यू इज कलेक्टेड। यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं कि कौन वहां पर नेता या फिर वो बन सकता है सभा का लीडर। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, और वहां से जो उनके पास जो लैंड है उससे क्या कहते हैं, आप कह सकते हो रेवेन्यू आ रहा हो। उसके बाद दिया गया है कि वो 35 से 70 ईयर्स के होने चाहिए, उन्हें वेद की नॉलेज होनी चाहिए, मीन्स वो ब्राह्मण्स होने चाहिए पहली बात। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। इफ एनीवन हैज बिकम अ मेंबर ऑफ कमिटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ अनदर कमिटी। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिस्क्रिमिनेटिव पॉइंट होता है कि उन्हें वेदास की नॉलेज होनी चाहिए। ये जो वेदास की नॉलेज है ये तो सिर्फ ब्राह्मण्स को होती थी उस टाइम पर। सो ये एक डिस्क्रिमिनेटेड पॉइंट है। सो एनीवन हु हैज नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस। सो दीज आर ऑल द क्राइटेरिया by which a person need to fulfill before he has been shortlisted. एक और इंस्क्रिप्शन है, ये बहुत छोटा सा ही इंस्क्रिप्शन है, ये आप खुद से दीजिएगा, ये आपका एक तरीके से होमवर्क है। चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी, ये बहुत ही छोटा सा सब टॉपिक है। देखिए चाइना में एक बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत छोटा सा एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था जिसका नाम था टैंग डायनेस्टी, विच रिमेन्ड इन द पावर फॉर अबाउट 300 years फ्रॉम द 7th to 10th century। टैंग डायनेस्टी ने रूल किया था 7 से 10 सेंचुरी तक का। उसकी कैपिटल थी जियांग। ये एक सबसे लार्जेस्ट सिटी थी, जैसे कि इंडिया में अभी मुंबई है, दिल्ली है। इसको विजिट करने वाले थे टर्क्स, ईरानियंस, इंडियंस, जापानीज और कोरियंस।
इन लोगों ने इसे विजिट किया था। वहां पर भी एक टाइप की यूनिवर्सिटी थी। अब उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो आप हमें कमेंट पे बताओगे। द टैंग डायनेस्टी और द टैंग एम्पायर वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव बाय ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड टू एन एग्जामिनेशन विच वॉज ओपन टू ऑल हु विजिटेड टू अपीयर। अब देखिए, कई लोग ब्यूरोक्रेसी का मतलब सर्च करने जाएंगे तो उसका मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी एक टाइप का एग्जाम को फॉर्मेट होता है, एक टाइप का एग्जाम क्वालिफिकेशन होता है, जहां पर क्या होता है, हमें एक पोस्ट अप्रूव की जाती है बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम क्वालिफिकेशन। सो दिस टाइप ऑफ सिलेक्टिंग ऑफिशियल रिमेन इन प्लेस विद सम चेंजेस टिल 1911। सो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, एग्जाम देकर पोस्ट अप्रूव होना। जैसे कि आज IAS PCS का जो एग्जाम होता है वो भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का ही पार्ट है। सो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप हमारी जीमेल एड्रेस पे पूछ सकते हो, या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर से आस्क कर सकते हो। हमारी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलने वाली है, जल्दी जाइए, वहां जाइए और वहां पर आपको इससे भी अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे, बिल्कुल सिस्टमैटिक फॉर्मेट में अवेलेबल है आपको। और अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हो। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे।